हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर हम लोग शुरू कर रहे हैं अब एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। और हम स्टार्ट करेंगे 2024 से। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 जून 2024 को जो सीपीओ का पेपर हुआ था, उसके शिफ्ट 1 के मैथ्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। सारे के सारे 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ही तसल्ली से मैं करवाऊंगा, ठीक है, हर एक चीज एक्सप्लेन करते हुए, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए, ठीक है। क्योंकि आप हो सकता है बहुत होशियार हो, मैथ्स आपकी बहुत तेज हो, आपको लग रहा हो कि सर ये बहुत स्लो कर रहे हैं, लेकिन हर एक बच्चा मैथ्स में सेम नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा स्लो है, तो आप अपना प्लेबैक स्पीड को 1.5 या 2 पर करके भी देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। लेकिन ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो सीपीओ की तैयारी कर रहा है, चाहे वो शुरुआत से मैथ्स पढ़ना चाह रहे हो, या बीच में हो, तैयारी कर रखी हो, या फिर केवल उसको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी जानते हैं कि ncrtquiz.com, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्विजेज मिल जाती हैं। किसकी? एनसीईआरटी की। क्लास 6 से लेकर के 12 तक सभी एनसीईआरटी की आपको चैप्टर वाइज क्विज देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ साथ अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजीकेट इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इनके मॉक भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री डेमो टेस्ट भी अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो पहला सवाल आपका टेबल डीआई से है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही डीआई देखते हैं वो स्किप कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको सवाल में वही परसेंटेज एवरेज पूछा जाता है, बस वो डेटा बड़ा लगता है देखने में, ठीक है ना। ऑप्शंस मैंने अगली स्लाइड पर रखे, ठीक है, ऑप्शंस भी हैं। कह रहा है स्टडी द गिवन टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 6 डिफरेंट क्लासेस ऑफ 6 डिफरेंट स्कूल्स। 6 अलग अलग क्लास हैं, क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th, और 6 अलग अलग स्कूल हैं, ठीक है ना। PQRSTU किस क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, इसका डेटा दिया हुआ है। सवाल आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास X फ्रॉम स्कूल P forms approximately what percentage of the total number of students studying in class X from all school together, ठीक है। तो स्कूल पी में क्लास 10th में, क्लास एक्स मतलब क्लास 10, तो पी ये रहा, क्लास 10th ये रहा, कितने बच्चे हैं 144। ये कितना परसेंट है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 10th फ्रॉम ऑल स्कूल टुगेदर। तो पी में क्लास 10th में जितने बच्चे हैं वो उस क्लास के सभी स्कूलों में टोटल बच्चों का कितना परसेंट है। तो क्लास 10th में अगर आप सभी स्कूल में बच्चे देखोगे तो टोटल भी आपको करके दे दिया है, तो बड़ा आसान है। ये टोटल है आपका, टोटल कितने बच्चे हैं? 910 बच्चे हैं। ये बताना है कि कितना परसेंट है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं 910 का 10% अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 91। तो ये 91 से ज्यादा है। अगर हम 20% निकालते हैं इसका तो कितना हो जाएगा? 182। यानी कि अगर हमारा ऑप्शन देखते हैं, अगर 10 और 20 के बीच में ऑप्शन है, यानी 10 से ज्यादा होना चाहिए और 20 से कम होना चाहिए, तो वही मेरा आंसर होगा। अब इसके ऑप्शन देखो, 32% था, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि हमारा आंसर 10 और 20 के बीच में होना चाहिए। 24 भी गलत था, 8 भी गलत था, क्यों? क्योंकि 10% से कम था। इसलिए मजबूरी है इसकी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने अप्रोक्सीमेशन यहां पर लगाई और हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ गया। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ बॉड मास का सवाल है। द वैल्यू ऑफ दिस, तो 35 माइनस, सबसे पहले क्या होगा? छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसमें भी डिवीजन। तो ये क्या हो जाएगा? 15 चौको 60, ये 15 हो गया, 13 दूनी 26, ठीक है, 15 और 2 17 हो गया, ठीक है। 28 में से 17 के कितना बचा? 11, और 35 में से 11 के कितना बचा? 24। तो इस सवाल का उत्तर आएगा हमारे पास 24, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन बॉड मास, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व। ये क्या है? देखो 3 डिवाइडेड बाय 1/3,
तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी कि ये 9 हो गया। 9 माइनस 3 कितना 6। तो ये ब्रैकेट मुझे कितना दे रहा है 6 दे रहा है। 6 का मल्टीप्लाई 3 में होगा कितना आ जाएगा 18। यहां से यहां तक कितना आ गया 18। ठीक है, अब यहां पर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं मैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले छोटा किया तो ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक सॉल्व होके 18 आ गया। ये 3 माइनस 18 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1/3, तो उल्टा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 3 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 12। ठीक है, तो 12 और 3 15, 15 में से 18 गया, कितना बचा माइनस का 3। माइनस का 3, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर के यहां से यहां तक सॉल्व करके कितना आ रहा है माइनस का 3। इसका मल्टीप्लाई इस माइनस के 3 में होगा तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, तो 18 प्लस 9। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। और माइनस कितना हमारे पास ये 8। ठीक है, माइनस कितना हमारे पास 8। तो 18 में से 10, 18 में से 8 क्या कितना हो जाए 10, 10 और 9 कितना 19। तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा हमारे पास 19 आएगा। ठीक है, 19 इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ थीफ रनिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन whose speed is 12 kilometer per hour. If the thief is 280 meter ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief. यानी चोर यहां पर है, ठीक है, और पुलिस यहां पर है। पुलिस को चोर को पकड़ना है, ऑब्वियस सी बात है, जिस डायरेक्शन में चोर भाग रहा है उसी डायरेक्शन में पुलिस जाएगी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 280 मीटर्स। तो बस पुलिस को ये 280 मीटर ही तो कवर करने हैं। पुलिस की स्पीड कितनी है भाई, पुलिस की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, और चोर की स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी आएगी भाई 280, और दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो 12 और 7, 12 में 7 कितना बचा 5। अच्छा, ये किस में है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, 5/18। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 280 इंटू 18 अपॉन 5 इंटू 5। अच्छा, ये किस में आएगा सेकंड्स। हम आंसर देख लेते हैं किस में है, हमारा आंसर है मिनट में। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि सेकंड को मिनट में भी चेंज कर लेते हैं, 60 से भाग करके। ठीक है ना, तो 5 से कट जाएगा कितने बार 5 पंचे 25, 5 छक्का 30। 6 से कट जाएगा 6 3 18, 6 से गया 10 बार, 2 से गया 5 बार, और 2 से गया 28 बार। ठीक है, 28 थी 84, 84 बटे में कितना 25 है ना, तो 25 थी 75, और 75 और 9 84, 3 सही 9/25। और अब ये किस में आ जाएगा हमारा मिनट में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर हमारा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल्स। इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द वैल्यू ऑफ n। बड़ा ही आसान सवाल है। 36 का CP n आर्टिकल के SP के बराबर है, यानी कि यहां पर CP और SP का रेशियो कितना बन गया हमारे पास n/36। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कि भी उसको हुआ है प्रॉफिट 20% का। अगर प्रॉफिट को हम फ्रैक्शन में चेंज करें, यानी 20% को फ्रैक्शन में चेंज करें, तो 20% कितना होता है 1/5। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है CP, ये क्या होता है प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर आपने खरीदा होगा 5 रुपए में, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो आपने बेचा कितने में होगा 6 रुपए में। अब देखो SP हमारे पास कितना है 36 है, यानी 6 की वैल्यू 36 है। कितने गुना है भाई, ये 6 गुना है। तो CP हमारा कितना होगा, ये भी 6 गुना होगा, यानी कि 30 होगा। यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए 30 आनी चाहिए। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो n की वैल्यू है 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, टाइम एंड वर्क। A कैन डू अ वर्क इन 20 days, B in 30 days. If they work together it for 2 days, then what is the fraction of the work that is left? तो A किसी काम को कर लेता है भैया 20 दिन में, B कर लेता है उसी काम को 30 दिन में। हमने ले लिया LCM कितना बन गया 60, तो 20 थी 60, 30 दूनी 60। अब क्या हुआ कि दोनों ने मिलकर केवल 2 दिन ही काम किया, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं भाई 3 और 2 5, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 10। 10 यूनिट काम हुआ था 60 में से, तो बचा कितना भाई 60 में से 10 हुआ तो बचा 50। तो कितना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कह रहा है कितना पार्ट बचा, 50 बचा है कितने में से 60 में से, तो फ्रैक्शन क्या हो गया भैया
5/6, 5/6 पार्ट रिमेनिंग है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन विशेस टू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन रिवर वाटर, इन स्टिल वाटर ही टेक्स 12 मिनट्स। यानी स्टिल वाटर की स्पीड मिल जाएगी, x मिल जाएगा हमें, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 1 किलोमीटर, कितनी देर में 12 मिनट में, मिनट को आवर्स में चेंज कर दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट इन द फ्लोइंग रिवर ही टेक्स 13 मिनट्स। तो स्टिल वाटर में 12 मिनट लग रहे हैं जब पानी शांत है, और अगर वो बहते हुए पानी में कवर कर रहा है सेम डिस्टेंस तो उसको 13 मिनट लग रहे हैं। अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है ना तो उसको 12 मिनट से कम लगते, यानी कि उसको 12 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि ये जो 13 मिनट है ये किसकी स्पीड है, अप स्ट्रीम स्पीड है, यानी कि v है ये, v यानी कि x माइनस वाई, ठीक है ना। तो स्पीड क्या हो जाएगी अप स्ट्रीम, डिस्टेंस 1 किलोमीटर अपॉन टाइम 13 मिनट, 13/60, ये हो गया 60/13। ये स्पीड कौन सी होगी भाई, ये होगी आपकी अप स्ट्रीम स्पीड, यानी कि x माइनस वाई। x माइनस वाई आपका 60/13 है और x आपका कितना है 5 है, हमसे y पूछ रहा है, यानी कि फ्लोइंग वाटर की स्पीड पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये निकाल लेंगे अपन लोग y, 5 - 60/13 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो 13 पंचे 65, 65 में 60 गया 5, 5/13 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड है किसका, वाटर का, ठीक है ना, 5/13 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका DI है, बार ग्राफ दिया हुआ है, स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये बार ग्राफ क्या है भाई, द बार ग्राफ गिव्स द सेल एंड प्रॉफिट बोथ इन रुपीज करोड़ ऑफ कंपनी जेड अक्रॉस 4 ईयर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन ऑन रेवेन्यू ऑफ कंपनी जेड इन 2016। रेवेन्यू यानी कि सेल कितनी हुई है ना, तो प्रॉफिट का सेल से, प्रॉफिट सेल का लगभग कितना परसेंट है ये पूछ रहा है, ठीक है। 2016 में अगर हम देखें, देखो जो सेल है वो है आपका वाइट बार, ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो ब्लैक बार है। 2016 में प्रॉफिट कितना हुआ 847, रेवेन्यू कितना हुआ भाई 2057, ठीक है। अच्छा इसका अगर मैं 10% निकालूं तो कितना बनेगा 205.7, ये लगभग 40% के आसपास है, ठीक है ना। तो देखते हैं 40% के आसपास कोई ऑप्शन है क्या, देखो 70% गलत हो गया, इसलिए 54.54, 50% तो था ही नहीं वो, ठीक है ना, 60% नहीं था, इसलिए आंसर हमारा 41.18 हुआ। आप खुद देखो 10% इसका 205.7 है, अगर मैं 40% यानी कि 4 गुना करूं इसको तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, 5 चौको 20 और 2 22, ठीक है ना, और 4 दूनी 8, 822.8 होगा 40%, और ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, अगर 1% निकालोगे तो 20 के आसपास आएगा, 22 और 20 कितना 42, तो इसलिए वो 41.38% एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन बहुत चिपके चिपके एकदम पास पास होते तो मजबूरी होती भाई सॉल्व करना हमें पूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेन कवर्स 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर at a speed of 90 km per hour, another 140 km at a speed of 120 km per hour. Find the average speed for the complete journey. तो एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, ये होती है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो 60 प्लस 100 और प्लस कितना 140, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। तो 60 किलोमीटर को ट्रेवल कर रहे थे आप 80 की स्पीड से, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगले 100 किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे थे 90 की स्पीड से, तो टाइम क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100/90। अगले 140 किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे थे 120 की स्पीड से, तो 140/120, ठीक है ना। इसको काटा पीटी मचा लेते हैं, 20 थी 60, 20 को 80, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से जाएगा 7 बार, 2 से जाएगा 6 बार, तो ये कितना हो गया अपने पास 140, 60, 200 प्लस 100 300, ठीक है। ये हो गया 3/4, 10/9, और ये हो गया 7/6। इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 36 बन जाएगा,
4 से 9 बार, 9 × 27, ठीक है, 9 चौक 36, 10 चौक 40, 6 से 6, 7 छंग 42, 36 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 × 36 बटे में कितना हमारे पास, ये हो गया 69109 है ना। और वो कह रहा है कि राउंड टू द नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर तक पहुंचो आप, ठीक है। अच्छा ये 109 है, अगर मान लीजिए 108 होता तो क्या होता, तो 36 से 3 बार कट जाता, 3 से 100 बार कट जाता, यानी तब हमारा आंसर 100 किलोमीटर पर आवर आता है स्पीड। लेकिन हमारा आंसर 100 से कम होगा, क्यों, क्योंकि हमने डिनोमीटर को कम किया है, ठीक है। तो आंसर हमारा जो आएगा वो, क्योंकि यहाँ पर 109 था ना, इसको 109 से भाग करते तो वैल्यू छोटी आएगी, लेकिन हमने 108 से भाग किया तो वैल्यू बढ़ गई, यानी 100 से कम आंसर आएगा। अब देखते हैं 100 से कम क्या है। ये दो ऑप्शन गलत हो गए, 100 से कम में 99 भी है और 90 भी है। मैंने क्या किया, 109 को 108 किया था, ठीक है ना, तो 90 तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। बाकी आप चाहो तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए tangent AP and AQ are drawn to a circle with center O. If angle APQ बराबर 40 then find POQ। तो एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, सर्कल की दो टेंजेंट बना लेते हैं। भाई आर्ट मेरी बहुत सुंदर है, आप हंसीएगा मत, ठीक है। ये आपकी एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट हैं AP एंड AQ, ठीक है। ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। इफ एंगल APQ यानी कि P को Q से मिला दीजिए आप, APQ ये वाला एंगल हमें दे रखा है कितना, ये एंगल हमारा है 40 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज POQ, POQ आपको निकालना है, कौन सा वाला एंगल निकालना है, ये वाला सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये निकालना है, ठीक है ना। POQ ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। आप जानते हो कि सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस और टेंजेंट और रेडियस के बीच कितना एंगल बनता है, 90। तो ये कंप्लीट एंगल हमारे पास 90 हो गया। अगर ये 40 है तो ये कितना बचा, 50। और किसी ट्राइंगल की दो साइड बराबर तो उनके सामने वाले एंगल ही बराबर। तो अगर इस साइड के सामने 50 है तो इस साइड के सामने भी 50 होगा। 50 50 100, ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180, तो 100, तो ये कितना बचा, 80 बचा, यानी कि एंगल POQ कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the base of a parallelogram is twice its height. If the area of the parallelogram is 338 centimeter square, then find its height. तो अगर हम हाइट को x मानते हैं पैरेललोग्राम की, तो बेस कितना हो जाएगा इसका, 2x हो जाएगा, क्योंकि जो बेस है पैरेललोग्राम का वो हाइट का दुगना है। एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, एरिया के 2-3 फॉर्मूले हैं, है ना, उनमें से एक है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट, है ना, बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है 2x, हाइट कितना है x, और इसका एरिया दे रखा है 338। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 नम 18, एक्स स्क्वायर बराबर 169। एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 13 आएगा, लेकिन क्योंकि डायमेंशन है तो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स हाइट, हाइट यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 13 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, 57% ऑफ रनीताज वीकली इनकम इज इक्वल टू 76% ऑफ भास्कर्स वीकली इनकम, ठीक है। इफ रनीताज वीकली इनकम वॉज रिड्यूस्ड बाय ₹400 while Bhaskar's weekly income did not change, the ratio of the weekly incomes of Ranita and Bhaskar respectively would have been 6:5. What is Bhaskar's weekly income? ठीक है, आसान सवाल है। तो जो रनीता है उसके इनकम का 57%, ये बराबर है भास्कर के वीकली इनकम के 76% के। देखो इसकी भी वीकली इनकम है और इसकी भी वीकली इनकम है, ठीक है ना, दोनों सेम होने चाहिए। परसेंट से परसेंटेज गया, 19 थी 57, 1900 को 76, यानी कि यहाँ पर 3R बराबर 4B हो गया। तो यहाँ से रनीता और भास्कर के
इनकम का रेशियो मिल गया 4:3। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिखा रनीता और यहां पर लिखा भास्कर, इनके इनकम का रेशियो था 4:3। ठीक है। फिर क्या हुआ, इफ रनीताज वीकली इनकम वॉज रिड्यूस्ड बाय ₹400, तो रनीता की जो वीकली इनकम है वो 400 रुपए कम हो जाती है। वाइल भास्कर्स वीकली इनकम डिड नॉट चेंज, इसकी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। द रेशियो ऑफ द वीकली इनकम्स ऑफ रनीता एंड भास्कर रिस्पेक्टिवली वुड हैव बीन 6:5। तो अब इनके वीकली इनकम का जो रेशियो है वो 6:5 हो गया। तो कह रहा है व्हाट इज भास्कर्स वीकली इनकम, भास्कर की वीकली इनकम कितनी है। ठीक है ना। देखो रनीता की इनकम चेंज हुई ना, भास्कर की तो इनकम जितनी पहले थी उतनी ही अब भी है। तो हम 3 और 5 को बराबर कर लें, 3 में 5 का मल्टीप्लाई, 5 में 3 का, तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई। तो रनीता की पहले थी इनकम 20, अब हो गई 18। भास्कर की पहले भी इनकम 15 थी, अब भी इनकम 15 है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो रनीता की इनकम 20 से 18 होगी, यानी कितनी कम होगी, 2। सवाल कह रहा है 2 नहीं 400 कम हुई, तो हम कह सकते हैं 2 की वैल्यू 400 है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज भास्कर वीकली इनकम, भास्कर की वीकली इनकम कितनी है भाई, 15 है। तो क्या आ जाएगा 400/2 इंटू 15, 2 से जाएगा 200 बार, 15 दूनी 30, यानी कि 3000 जो है वो भास्कर की वीकली इनकम है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन बोरोड ₹1760 एट 6% पर एनम एंड 2240 एट 9% पर एनम at simple interest for the same period. He had to pay 1536 in all as interest. Find the time. तो 1760 को 6% पे इन्वेस्ट किया, 2240 को 9% पे इन्वेस्ट किया, टाइम दोनों का सेम है और टोटल 1536 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो टाइम बताना है। तो भैया जो ये 1536 है ये क्या है, ये 1760 का 6% से टी टाइम का इंटरेस्ट हो गया, प्लस 2240 का 9% से सेम टाइम का इंटरेस्ट, दोनों का सम 1536 रुपए। अब इसमें काटा पीटी मचा दो, टी की वैल्यू निकाल लो, 1 जीरो से 1 जीरो टाप दो, है ना, 1 जीरो से 1 जीरो हटा दो। ठीक है। अच्छा 2 से काट देंगे, 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 88 बार, 2 से जाएगा 5 बार, 2 से काट देंगे तो 1 1 2, 2 से जाएगा 5 बार। ठीक है ना। अच्छा इसको हम अगर 3 से काटे तो 3 दूनी 6, 3 से आएगा 3 बार, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 512। अच्छा अगर मैं इसको काटेंगे 4 से, है ना, तो 4 से कट जाएगा 22 बार, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। ठीक है ना। और काटें अगर हम इसको तो अभी और कट जाएगा, 2 से जाएगा 11 बार, 2 से जाएगा 14 बार, 2 से जाएगा 64 टाइम्स। ठीक है ना। तो ये हो गया 11 दूनी 22 टी, 5 एलसीएम लेकर उधर भेज दो, प्लस 14 तिया 42 टी बराबर ये 5 उधर भेज देंगे तो 64 इंटू 5, 42 42 और 22 कितना हो गया 64, 64 टी इज इक्वल टू 64 इंटू 5, 64 से 64 कट जाएगा, टी कितना आ जाएगा 5, यानी टाइम जो था वो कितना था 5 साल था। ठीक है ना। नेक्स्ट सिंप्लीफाई 1 + tan² a प्लस 1 + 1/tan² a। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इस तरीके से हैं। ठीक है ना। तो मैंने आंसर देख लिया लेकिन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है। 1 + tan² a प्लस 1/1 प्लस ये इसको cot² a भी लिखा जा सकता है ना, cot² a। तो 1 + tan² sec² होता है और 1 + cot² क्या होता है, cosec² होता है। लेकिन ऑप्शन हमें इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है ना। इसमें अगर मैं cot² कॉमन भी लेता हूं, cot² a, तो अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अगर मैं यहां से sin² a कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा 1 - sin² a जो कि हो जाएगा cos² a। ठीक है ना।
हम ए को एक काम करते हैं, देखो 0 90 तो रख नहीं सकते हैं, हम 45 रख दें अगर, तो 45 रख दोगे तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों सेम हो जाएंगे। हम ए को 30 डिग्री रख देते हैं, ठीक है, ए हमने 30 डिग्री रख दिया, तो 1 + tan² 30 कितना होता है, 1/√3 हो जाएगा 1/3, प्लस 1 + cot² 30 कितना होता है, √3 यानी कि 3 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 3 × 3 3 × 4 4/3 प्लस 4, तो 4 × 3 12 4 16/3 हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो हमें ए को 30 रखते हैं तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये तो 3 हो जाएगा, ये माइनस का 1/9 हो जाएगा, है ना, 1/√3 होता है। तो 9 × 27 -1, 27 में से 1 गया 26, ये 9/26 कुछ बन रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। इसको देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/sin² 30 कितना होता है, sin 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस, ठीक है, 1/2 की पावर 4 हो गया 1/16, एलसीएम कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, 4 चौको 16, 16 एकम 16, 16 ऊपर पहुंच गया, 16/3 ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसको चेक करें, अच्छा इसका तो नहीं आ रहा है कहीं 16/3, तो ये हो जाएगा 1/4, और cos 30 कितना होता है, √3/2, तो √3 की पावर 4 हो गया 9, ठीक है, और 2 की पावर 4 हो गया 16, 1/4 - 1/16 कभी भी आपका 16/3 नहीं आएगा, ठीक है ना। cos² a यानी कि 3/4 माइनस साइन की पावर 4 यानी कि 1/16, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 12 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सवाल का सही आंसर। नेक्स्ट, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, इसमें तो ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑप्शंस में है 4 1 3 2, ठीक है ना। थोड़ा अगर इसको सॉल्व करें तो 143 को 13 से भाग करोगे तो 13 × 13 13 × 13 है ना 11, और बटे में x हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया 143/13 × x किया ना, -9 बटे में 6 का स्क्वायर 36 -7 × 5 35 प्लस x², तो 13 × 13 13 × 13 ये हो जाएगा 11/x -9, और 36 में से 35 गया 1 1 प्लस x², इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, है ना। इसको अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 11 - 9x/x × 1 + x², यानी ये हो गया 11 - 9x = x × 1 + x²। अब x की वैल्यू को 1 रखें अगर, तो 11 में से 9 गया 2 बचा, और यहाँ पर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 1 × 1 + 1, यानी कि यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, इसलिए x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बॉड मास फिर से हो गया, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवीजन, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 12, 12 + 12 कितना आ गया 24 आ गया, यहां से यहां तक का काम खत्म हो गया, माइनस 6 × 5 = 30 7 × 5 = 35, यहां से यहां तक का काम खत्म हो गया, ठीक है। 5 4 9 होगा, 9 8 कितना होगा 72, 8 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया 1, 1 में से 8 गया कितना बचा -7, ठीक है। ये कितना हो गया भाई हमारे पास हो गया 96, 7 2 9 4 2 6, ये कितना हो गया 35 और 7 42, तो उत्तर आना चाहिए हमारे पास 54, ठीक है, 54 इस सवाल का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से आपका डीआई आ गया, इस बार पाई चार्ट है, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ number of tires of different brands produced in a year by a certain factory is shown in the given pie chart. The total number of tires sold is 1350. टोटल जो टायर बेचे गए हैं वो 1350 बेचे गए हैं, इसमें किस ब्रांड का कितना सेल है वो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ A1 एंड फायरस्टोन टायर्स सोल्ड टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ गुडियर एंड डनलप टायर सोल्ड टुगेदर, ठीक है। अब एक बच्चा क्या करेगा, एक बच्चा देखेगा कि A1 के कितने बेचे गए 21%, किसका 1350 का 21% निकालेगा वो, ठीक है ना।
फिर देखेगा फायर स्टोन के कितने बेचे गए, फायर स्टोन कहाँ, ये है 14%, वो 1350 का 14% निकालेगा। फिर इनका एवरेज निकालेगा, ठीक है। इसी तरीके से गुडियर और डनलप का एवरेज निकालेगा और फिर इनका डिफरेंस लेगा। तो आप खुद सोचो जरा, विजुलाइज करो क्या होगा। ये 1350 का 21% एक वैल्यू देगा आपको, 1350 का 14% एक वैल्यू देगा आपको, इनका एवरेज निकालोगे इतना आएगा, ठीक है। और फिर आप करोगे 1350 का गुडियर के कितने बेचेगा भाई, एक 12%, ठीक है। डनलप के कितने बेचेगा भाई 15%, 1350 का 15% है ना, इनका एवरेज निकालोगे आप, देखो फिर इनका डिफरेंस लोगे, जो भी बड़ा होगा उसमें छोटा घटाओगे ना। आप देखोगे पूरे में से 1350/2 कॉमन आ सकता है क्या, 21 + 14 -12 + 15, यानी कि हम ये बाद में भी कर सकते थे, डिफरेंस निकाल करके भी एवरेज निकाल सकते थे, ठीक है ना। हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है कि इसका 21% कितना है, इसका 14% कितना है, ये टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। क्या करना है मुझे, मैं क्या करूंगा, देखो मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करता कि A1 के कितने हैं भाई, A1 के हैं 21%, ठीक है। फायर स्टोन के कितने हैं भाई, फायर स्टोन के हैं 14, 21 14 कितना हो गया 35%। एवरेज नहीं मत निकालो भाई, ठीक है, एवरेज मत निकालो, ठीक। 17.5 करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड ईयर के कितने हैं भाई, गुड ईयर के हैं 12%। डनलप के कितने हैं 15%, 15 12 कितना हो गया 27%। इनका डिफरेंस निकालो, 35 और 27 का डिफरेंस कितना हो गया 8। अब इसका एवरेज निकाल दो, यानी आधा कर दो, तो डिफरेंस कितना है 4%। सॉरी 4% डिफरेंस है, किसका 4%, 1350 का। अब निकालो, 4% होता है 1/25, 25 पंचे 125, 2500 को 100, डिफरेंस कितना आएगा 54 है। इस तरीके से सवालों को आपको अप्रोच करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, फिर से बॉड मास आ गया। तो ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले, 7 और 5 12, और फिर ऑफ सॉल्व होगा बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ 7 5 12, ऑफ हटेगा इनटू आएगा 12 7 84, है ना। फिर ये डिवीजन सॉल्व होगा, 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 5 हो गया, इनटू 7 5 12, 12 7 84, ठीक है। और ये कितना हो गया देखो 6 चौक 24, माइनस का 13 इंटू 24, है ना। देखो सबसे पहले तो सॉल्व होगा ब्रैकेट, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, है ना। मतलब ये ऐसा हो गया 25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 इंटू 12, -13 इंटू 24, यही है। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 5, 25 डिवाइडेड बाय 5 5, 5 7 35 इंटू 12, ये है ना। 84 कहाँ से आ रहा था, अच्छा मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया था, 13 इंटू 24। अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पूरे में से 12 कॉमन लेते हैं ना, तो यहाँ पर बचेगा 35, और 12 कॉमन लिया, 13 दूनी 26, 35 में 26 से कितना बचा 9, 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा 108, ठीक है ना। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर ऑफ सॉल्व किया, फिर डिवीजन सॉल्व किया, है ना, फिर मल्टीप्लीकेशन किया। तो 7 5 12, 12 इंटू 7 ही लिख दिया, इसको 84 लिख दो आप चाहो तो। अब ये डिवीजन सॉल्व होगा, 25/5 5 हो गया था, 5 7 35, ठीक है ये वाला। अगला तो 108 इस सवाल का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19,
Ramanna purchased raw materials for a certain price to manufacture a product. However, owing to shortage of labor, 22.5% of the raw material could not be utilized and got wasted. 80% of the cost of raw material used was added as the cost of manufacturing. If Ramanna could still sell his product at a price to earn an overall profit of 20% after offering a discount of 20%, how many times of the total cost of the raw materials purchased was the mark price of the product? तो रमन्ना ने सर्टेन प्राइस में कुछ रॉ मटेरियल खरीदा किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन लेबर की कमी के कारण, है ना, जितना भी हमने रॉ मटेरियल खरीदा था उसका केवल 22.5% जो है वो यूज नहीं हो पाया, वेस्ट हो गया वो, ठीक है। और बचे हुए जो हमने यूज किया है ना, 80% उसका अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट में जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी ऐड होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी ऐड होगी। तो टोटल जो सीपी है प्रोडक्ट का वो कैसे बनता है? रॉ मटेरियल खरीदा आपने, फिर उसके मैन्युफैक्चर में पैसा लगाया, तब जाकर के आपका कॉस्ट बना, फिर आप उसको मार्केट में बेचते हो, ठीक है ना। तो यहां पर जो कह रहा है ना, 80% of the cost of raw material used was added as the cost of manufacturing। तो सबसे पहले देखो 22.5% को अगर हम देखें ध्यान से, 22.5% को आप देखिए तो क्या होगा ये 22.5% कितना होता है भाई? इसको देखोगे तो ये 22.5 बटे में 100, यहां पर डेसिमल हटाऊंगा तो यहां पर 0 आ जाएगा, ठीक है। 25 नंबर 225, 25 को 100, यानी कि 9/40। तो अगर मैं मानता हूं कि रॉ मटेरियल हमने 40 रुपए का खरीदा था, रॉ मटेरियल हमने कितने रुपए खरीदा था? 40 रुपए का खरीदा था, टोटल जितना भी खरीदा था, उसमें से हम 9 रुपए का यूज नहीं कर पाए, यानी यूज हमने कितने रुपए का किया है भाई? 40 - 9 यानी 31 रुपए का यूज किया है हमने, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट 40 रुपए थी, लेकिन यूज हमने किया 31 रुपए का। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड वॉज एडेड एज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो यूज किया 31, इसका 80% यानी कि 4/5, ठीक है। या फिर इसको यही लिखा रहने दो, 80/100 ही लिखा रहने दो, क्योंकि डेसिमल आ रहा है, ठीक है ना, कट तो रहा नहीं है। तो इसको 80/100 लिखें अगर, 1 0 से 0 उड़ जाएगा, 8 का मान 8 24 बटे 10, यानी कितना हो गया? 24.8। तो ये अगर हम इसमें 40 रुपए में ऐड करेंगे तो टोटल हमारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा भाई? 40 + 24.8, ये हो गया 64.8। ये हमारा कॉस्ट है प्रोडक्ट को बनाने का, ये है कॉस्ट, ठीक है ना। अब सारी चीजें होगी भाई। रॉ मटेरियल का टोटल कॉस्ट 40 रुपए था, जिसमें से 9 रुपए का यूज नहीं कर पाए, 31 रुपए का यूज किया, और जो रॉ मटेरियल है उसका 80% अगर उसी में मिला दोगे तो आपका मैन्युफैक्चर हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी टोटल हमारा कॉस्ट लग रहा है इतने रुपए का। अब इसको आपने बेचा 20% के डिस्काउंट पे, फिर भी आपको 20% का प्रॉफिट है। सवाल पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना था? 40 रुपए था, ध्यान रखिएगा। परचेज वॉज द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो मार्क प्राइस जो भी आ रहा है प्रोडक्ट का, वो रॉ मटेरियल के टोटल कॉस्ट का कितने गुना है, ठीक है ना। हमें एमपी निकालना है। देखो हम सीपीएमपी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अगर हमें डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया होता है तो 100 में से अगर हम डिस्काउंट परसेंट घटा दें तो सीपी आ जाता है। अगर प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो, तो क्या आ जाएगा? हमारे पास एमपी आ जाएगा। तो 20% का डिस्काउंट यानी सीपीएमपी सीपी 80 हो गया, और 20% का प्रॉफिट है यानी एमपी 120 हो गया। अगर हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12,
यानी सीपी अगर 2 रुपए है तो एमपी कितना होगा, 3 रुपए होगा। सीपी है कितना, 64.8 है, यानी 2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 64.8 हो गई। तो 3 की वैल्यू एमपी निकालना जरूरी है, अदरवाइज काम चल जाता रेशियो से ही, है ना। बटे में 2 इंटू 3, 2 से काटेंगे 32.4 आ जाएगा, 32 दूनी 64, है ना। ये हो जाएगा 97.2, 32 थी 96, 4 थी 12, 97.2। तो सवाल कह रहा है कि जो एमआरपी है, मार्क प्राइस है, वो टोटल कॉस्ट जो रॉ मटेरियल की थी उसका कितने गुना है, ठीक है ना। तो ये डेसिमल से डेसिमल हटा दो, 4 से काट दो तो कितना कटेगा, 4 दूनी 8, 4 को 16, 4 थी 12, 4 से कट जाएगा 100 बार, यानी हो जाएगा 2.43 टाइम्स, ठीक है। 2.43 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। अच्छा, सारे आसान सवाल ये अभी तक तो जितने मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन बॉडमास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखो ये कितना है, 5 थी 15 और एक 16, 16/5, ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, 4 दूनी 8, है ना, 8 3 11, 11/4। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, उल्टा हो जाएगा 3/11 प्लस। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो 5 एकम 5, 5 और 2 7/5, ऑफ हटाएंगे इंटू 7 एकम 7, 7 3 10/7, 7 7 गया, 5 दूनी 10, तो यहां से कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। अब डिवीजन सॉल्व होगा, 5 दूनी 10 और एक 11, 11/5। अच्छा ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाय 2, तो मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा, माइनस 2 तिया 6 और एक 7/3, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कर लो, ये हो गया 11/10 माइनस 7/3, एलसीएम 30 हो गया, 10 तिया 30, 11 ती 33, 3 से 10 बार, 7 ती 21, है ना। और कुछ, हाँ यही है। तो 33 में से 21 गया, कितना बचा, 12, 12/30, ठीक है। यहाँ पे कुल मिलाकर आ रहा है 12/30। देखो 11 से 11 गया, 4 से 4 बार गया, 4 ती 12/5, 12/30, ठीक है। 12/5 कॉमन ले सकता हूं मैं, यस सर, 1 + 1/6, है ना। ठीक है, तो 12/5 इंटू 6 कम 6, 6 और एक 7/6, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14/5, ठीक है। तो ए 6 कम 6, 6 और एक 7/6, 7/6 आ रहा है, कुछ गलती कर दी हमने। यही है बॉड मास का, अगर एक स्टेप चूक गए तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। 5 थी 15 और एक 16, 16/5, 4 दूनी 8, 8 दूनी 11/4 इंटू 3/11, यहाँ तक तो ठीक है। प्लस सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7/5, 7 3 10, 10/7, ये हो गया 2, है ना। 5 दूनी 10 और एक 11, 11/5 इंटू 1/2, 3 दूनी 6 और एक 7, 7/3, ठीक है। तो 11/10 माइनस 7/3, यही सब आ रहा है कुछ। 11 से 11 कट गया, ठीक है। 4 से 4 बार कट गया, 12/5, 11/10, 7/3, सबको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 12 छंग 72, 10 ती 30, 11 ती 33, ये 70, ठीक है। तो 32 और 2 34, 33 और 2 35, है ना। 72 में 70 गया, 2 बचा, 33 और 2 35/30, तो 5 7 35, 5 छक्का 30, 7/6, यानी कि एक सही, 1/6 सही है। कुछ हमने गलती कर दी होगी।
है ना, 1/6 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, अ शॉपकीपर ऑफर्स 3 स्कीम ऑफ डिस्काउंट्स टू हिज कस्टमर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल फैच द मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज, सबसे कम डिस्काउंट कहां पर होगा। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 24 प्लस 27, क्या हो जाएगा 24 प्लस 27 माइनस 24 इंटू 27 अपॉन 100, तो 7 4 11, 2 2 4 1 5, 51 के आसपास आएगा। 24 24 कितना होता है 576, लगभग 5% कम भी हो जाएगा अगर 5-6%, तो भी ये 45-44% के आसपास है, ठीक है ना। दूसरा, बाय 5 गेट 3 फ्री, तो 3 फ्री मिल रही है 8 पे, 3/8 कितना होता है 37.5%, ये 45-46 के आसपास है, ये 37 के आसपास है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया कि ए से कम हमें डिस्काउंट मिल चुका है। बाय 6 गेट 10, यानी कि 10 फ्री मिली कितने पे 16 पे, यानी 5/8, 5/8 कितना होता है 62.5%, तो ये तो और ज्यादा हो गया डिस्काउंट। सबसे कम डिस्काउंट क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2.1 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, यानी 22/7, आर क्यूब यानी कि 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। यहां पर डेसिमल हटा दो, 7-21, ठीक है ना, फिर काटा पीटी कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अच्छा, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने अप्रोक्सीमेट वगैरह नहीं पूछा, तो यहां पर हम मल्टीपल ऑफ 11 चेक कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 से 3 भी कट गया, ठीक है ना। तो अगर हम 11 का मल्टीपल चेक करें तो ऑप्शन हमारे पास ये है, आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम 11 का मल्टीपल चेक करेंगे। ये हो गया 8, 8 और 3 11, और 8 8 16, 16 में से 11 गया 4, ये 11 से नहीं कट रहा था इसलिए गलत हो गया। 8 8 16, 16 और 3 19, 19 में 6 गया कितना बचा 13, ये भी 11 से नहीं कट रहा था। 8 8 16, 16 3 19, 19 माइनस 8 कितना होता है 11, ये 11 से कट रहा है। 8 और 3 11, 11 में 6 गया 5, ये 8 से नहीं कट रहा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 11 से रिजल्ट था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। मान लो अगर 2 ऑप्शन होते तो फिर हमें इस सवाल को पूरा सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्टडी द गिवन टेबल, टेबल कैसी है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, उसमें कोई एक चित्र दे दिया जाता है और वो चित्र कुछ संख्या के बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पर पिक्टोग्राफ में आपको एक स्माइली दिया है, ये 15 स्काउट्स के बराबर है, एक स्माइली 15 स्काउट्स के बराबर है, ठीक है ना। कह रहा है स्टडी द गिवन टेबल पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज द टेबल shows the number of scouts in a school। क्लास 4th में 1 2 3 4 5 6 स्माइली हैं, यानी 15 छक्का 90 स्काउट्स हैं, ठीक है ना। इस तरीके से कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स इन क्लास 6 to 8, क्लास 6 से लेके 8 तक टोटल कितने स्काउट हैं। बहुत ही आसान, स्माइली काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 स्माइली है और एक स्माइली का मतलब 15 स्काउट होता है, टोटल स्काउट कितना हो गया 225, यानी आंसर क्या है इस सवाल का, ऑप्शन नंबर 1 225, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टिग्नोमेट्री का सवाल है। कॉट थीटा बराबर 28/45, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉट थीटा है 28/45, देखो 28, 45 और 53 का हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है, जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, देखो कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो बेस कितना है 28, 28 का स्क्वायर 784, परपेंडिकुलर 45, 45 का स्क्वायर 2025 और ये 784, तो
तो ये हो गया 5 4 9, 8 2 10, 27 और 1 28, 2809 किसका वर्गमूल होता है भाई? 53 का। ठीक है ना। 2809 किसका वर्गमूल होता है? 53 का। तो 28, 45 और 53 का ट्रिपलेट है। अब ये क्या है? ये है बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस होगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। एलसीएम 53 हो गया, 45 में से 28 गया 17, उत्तर आएगा 17 बटे में 53। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 आसान सवाल, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अगला, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट रेट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10, 20 एंड 20। ठीक है, 20 का पहले बड़े का निकालते हैं। 20 और 20 का आसान है, 20 + 20 - 20 × 20 अपॉन 100, 36% आता है ना। 40 - 4 36। अब 36% को सॉल्व करते हैं 10% के साथ, कितना आ जाएगा? 36 + 10 - 36 × 10 बटे में 100। ठीक है, तो ये 46 - 3.6, 46 में से 3 गया 43, 43 में से 0.6 गया 42.4, तो 42.4% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। A can complete a piece of work alone in 200 days, while B can complete the same piece of work alone in 100 days. In every 3-day cycle, both A and B work on day 1, only A work on day 2, only B work on day 3. This cycle continues till the work is completed. How many days in all does it take the duo to complete the work? बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऑल्टरनेट वाला है। ए किसी काम को 200 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 100 दिन में पूरा करता है। एलसीएम ले लिया, 200 आ गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी ए की एफिशिएंसी 1 हो गई, बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब क्या होगा कि पहले दिन तो ए और बी मिलकर काम करेंगे, फिर अगले दिन ए अकेले काम करेगा, फिर अगले दिन बी अकेले काम करेगा। तो ये 3 दिन की साइकिल, फिर क्या होगा? ए और बी आएंगे, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए और बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से। तो जब ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना भाई? 3। ए काम करेगा 1, बी काम करेगा 2। यानी क्या होगा कि हर 3 दिन में कितना काम होगा? 3 2 5 और 1 6। करना कितना है भाई? 200। तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें? 33 का, तो इसमें भी 33 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 99 डेज। देखो 200 तो आप कर नहीं पाओगे 6 का मल्टीप्लाई करके, तो 200 के आसपास पहुंचते हैं, तो 33 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा? 198, 198 यूनिट काम हो गया 99 दिन में। 99वें दिन किसने काम किया होगा भाई? देखो पहले दिन ए बी काम करते हैं, फिर ए, फिर बी। ठीक है, यानी जो 3 का मल्टीपल है उसमें कौन काम कर रहा है? बी। 99 3 का मल्टीपल है, इसने यानी किसने काम किया होगा? बी ने। अब अगले दिन कौन आएगा? ए और बी आएंगे। काम था 200, 198 हो चुका, बचा कितना? 2। ए और बी मिलकर बचा हुआ काम एक दिन में पूरा कर लेंगे। हाँ सर, क्योंकि वो मिलकर कितना काम करते हैं? 3। बचा कितना? 2। तो 99 दिन तो ये हो गए, और 2 सही 3, ये हमारे पास क्या बन जाएगा सवाल का उत्तर? 99 सही 2 बटे में 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 27। A 12-liter solution of acid and water contains 30% acid. How much water must be added to get a solution having 20% acid? इस सवाल को आप रेशियो में चेंज करके भी कर सकते हो और डायरेक्ट एसिड से भी कर सकते हैं। क्यों? कि देखो हमें 12 लीटर सॉल्यूशन दे दिया, इसमें 30% एसिड था, यानी अगर मैं 12 का 30% निकालूं तो कितना आएगा? 3.6 लीटर हमारे पास क्या है? एसिड है। कह रहे हैं इसमें कितना पानी मिलाएं। अब आप क्या कर रहे हो? इसमें पानी मिला रहे हो, यानी कि एसिड तो अभी भी 3.6 लीटर ही होगा, लेकिन अब उसका परसेंटेज कितना हो गया? 20%। यानी हम कह सकते हैं कि जो पहले 3.6 30% था, अब वही 3.6 लीटर 20% है। तो टोटल सॉल्यूशन कितना है? 100% निकाल लेते हैं भाई। 3.6 अपॉन 20 इंटू 100। एक डेसिमल से एक जीरो चला जाएगा, है ना। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से गया 18 बार, यानी कि अब सॉल्यूशन है 18 लीटर। 12 लीटर से 18 लीटर हो गया,
कितना बढ़ गया भाई 6 लीटर। तो जो 6 लीटर बड़ा होगा वो क्या बड़ा होगा, पानी ही तो बड़ा होगा। तो आंसर आ गया कि कितना पानी मिला दो, 6 लीटर। अगर ये सॉल्यूशन ना दिया होता तो फिर हमें इसको रेशियो से ही करना पड़ता। बात समझ में आ रही है? तो हमने सिंपल परसेंटेज से इसको निपटा दिया। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 6 लीटर है। क्वेश्चन नंबर 28, फिर से बॉड मास आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 18 में से 11 गया 7, ऑफ हटाएंगे, मल्टीप्लाई, 7 चौको 28। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आ गई 28। अब डिवाइड सॉल्व करते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 + 3 + 28, ये हो गया सारा मामला। ठीक है, बस ये सवाल हो गया खत्म। 52 माइनस 6 और 3 9, 28 और 9 कितना हो गया, 37 है ना। 12 में से 7 गया 5 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, यानी आंसर कितना आएगा 15। नेक्स्ट आपका DI। स्टडी द गिवन ग्राफ and answer the question that follows. The following bar graph shows the strength of employees in a company during 5 different years. ठीक है, the strength of employee in a company during 5 different years, 2018 से लेकर के 2022 तक उस कंपनी में कितने कितने एम्प्लॉय थे, इसका डेटा दिया है। What was the percentage increase in the employees in 2022 over 2009? 2019 में, 9 नहीं 2019 है ना। 2019 में कितने थे भाई, 20 लैक्स। 2022 में कितने हो गए 35 है ना। तो कितना इंक्रीज हो गया, 15। 15 कितने से, 20 से। तो 5 थी 15, 5 को 20, 3/4 कितना परसेंट होता है भाई, 75%। कितना परसेंट इंक्रीज है, 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द सम ऑफ टू नंबर x एंड y where x is greater than y is equal to 4 times their difference. Find the value of 5xy upon 3 into x square minus y square. दो नंबर का सम इनके डिफरेंस के 4 गुने के बराबर है, और कह रहा है कि x बड़ा है y से, तो ऑब्वियस सी बात है x माइनस वाई होगा डिफरेंस। x प्लस वाई बराबर हो गया 4x माइनस 4। 4x में से x गया 3x इज इक्वल टू 5y, यानी x बराबर कितना हो गया, 5/3। x की जगह पर 5/3y रख दो, चाहे y की जगह पर x, यानी पूरा सवाल एक वेरिएबल में लेकर के आ जाओ। तो x की जगह पर 5/3y, y एक पहले से है, हो जाएगा 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया 25/3y², अपॉन कितना हो गया, देखो 3y² कॉमन ले लो, 25/9 माइनस 1, y² से y² कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी चला गया। ठीक है, 25 में से 9 गया 16, 16/9। ठीक है, ये 9 ऊपर पहुंच गया। ठीक है ना। तो 225/16, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो 5 इंटू एक्स यानी कि 5/3, वाई इंटू वाई कितना हो जाएगा, y²। ठीक है, 3 इंटू x² यानी 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इंटू y² माइनस y²। तो ऊपर हो गया 25/3 y², नीचे कितना आ गया 3y²। ठीक है, 25/9 माइनस 1, तो y² से y² कट गया है ना। ये हो जाएगा 25/9, ऊपर 25 नीचे 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 कटेगा नहीं, 30 दिन काट दिया था मैंने। अब ये हो गया एलसीएम 9 यहाँ पे, यहाँ पर 25 माइनस 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा।
उत्तर आएगा 25/16। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स x and y is 12 and their product is 27, then find the sum of their cubes। दो संख्याओं का योग 12 है, 9 और 3, प्रोडक्ट 27 है, 9 इंटू 3, बन गई बात। तो इनका क्यूब, 9 का क्यूब कितना 729 और 3 का क्यूब कितना 27, 9 और 7 16, 756 आंसर है क्या इसका? हाँ 756 आंसर है। नहीं तो फिर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब लगाते। अगला, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन मैथ्स एंड साइंस इन एन एग्जामिनेशन। ये जो टेबल है ये 100 बच्चों का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है? मैथ्स और साइंस में जो उनके मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। 80 और अबव कितने बच्चों के हैं, 60 और अबव कितने बच्चों के हैं, 40 और अबव कितने बच्चों के हैं, 20 एंड अबव, 0 एंड अबव कितने बच्चों के हैं, ठीक है ना। मैथ्स, साइंस और इनका एवरेज। सवाल कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड विद 60 एज अ कट ऑफ। 60 कट ऑफ यानी कि 60 कम से कम नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। इन साइंस तो 60 एंड अबव, साइंस में कितने भाई 43 बच्चे हैं, एंड दोज हु पास्ड विद 60 एज अ कट ऑफ इन एग्रीगेट, एग्रीगेट में कितने 39, इनका डिफरेंस कितना है भाई 4, ठीक है ना। सिक्सटी एज अ कट ऑफ, ठीक है। 6 3 9 4 5, ठीक है, 9 और 4 53, नहीं 60 कट ऑफ है, ठीक है। 60 एंड अबव मार्क्स कितने बच्चों के? अभी 43 बच्चों के। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा 80 एंड अबव, ये 60 एंड अबव में ये भी तो आ जाएंगे जिनके 80 एंड अबव हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोबारा मत ऐड करने लगना कि 43 + 16 39 + 14, नहीं, यही से आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। 60 से ज्यादा तो 80 से ज्यादा हो चाहे 100 से ज्यादा हो, है ना, वो तो उसमें काउंट हो ही गए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड विद 60 एज अ कट ऑफ, है ना, इन साइंस एंड दोज हु पास्ड विद 60 एज अ कट ऑफ इन एग्रीगेट। तो 43 39, 39 और 4 43, 4 का अंतर है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर होगा। अगला, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज r/4 एंड स्लांट हाइट इज 4l। तो भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? पाई आर एल प्लस आर। तो पाई आर कितना है भाई? आर है हमारे पास r/4, एल कितना है 4l, आर कितना है r/4, ठीक है। अब ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगा दो भाई। ये 4 को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एल हो जाएगा और ये r/16। मेरा तो ये आंसर आ रहा है, देखते हैं है ऑप्शन में कि नहीं। पाई आर एल प्लस r/16, पाई आर एल प्लस r/16, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट द रेडियस ऑफ whose base is 21 meter and height is 28 meters, the width of the cloth is 5 meter, ठीक है। तो लेंथ आपको बताना है, हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ, कितना लंबा कपड़ा चाहिए, चौड़ाई तो उसकी दी है। होता क्या है कि आपके पास जो कपड़ा है मान लीजिए उसकी चौड़ाई है 5 मीटर, लंबाई पता नहीं, इसी से आप क्या बनाओगे? टेंट बनाओगे, इस तरीके से आप बनाओगे, है ना। तो इसका जो एरिया है और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई? पाई आर, रेडियस कितनी है बेस की भाई? ये तो आप लगा दोगे गोल गोल करके, तो इसमें कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ तो, है ना। तो ये रेडियस हमारे पास कितनी है भाई? रेडियस है 21, हाइट कितनी है? 28, ठीक है। तो 3 4
5 का एक ट्रिपलेट होता है। अगर मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 × 21, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, 7 × 4 = 28, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, 7 × 5 = 35। तो 21, 28 और 35, स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी? 35। तो पाई आर एल जो कर्व सरफेस एरिया है और जो कपड़े का एरिया है वो दोनों बराबर होंगे। तो कपड़े का लंबाई निकालना है, चौड़ाई कितनी है? 5। 7 × 5 = 35, 5 से 5 चला गया, तो लंबाई कितनी आ गई? 22 × 21, 21 दूनी 42 और 4 46 है ना। तो लेंथ कितनी आ गई? 462। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अगेन बॉड मास आ गया। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट में क्या होगा? मल्टीप्लाई, है ना। तो 8 × 3 = 24, 27 और 3 = 30, -24 = 6। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके 6 आया। 24 को 6 से भाग करेंगे 4 + 3 = 7। सवाल का उत्तर हो गया 7। नेक्स्ट, tan t + cot t = 1, then one of the value of the expression 1/sin t + cos t। अब देखो tan t + cot t 1 दे दिया, अगर 2 देता तो 45 रखते, काम खत्म। तो यहां पर वैल्यू क्या सोची जाए, है ना। इसीलिए इसको हमने साइन कॉस में चेंज कर लिया कि ये sin t/cos t प्लस cos t/sin t = 1। एलसीएम हो गया sin t cos t, ये हो गया sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t = 1। अरे है ना, ये हो गया =1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1 होता है, 1/sin t cos t = 1, यानी कि sin t cos t = 1। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि sin t + cos t का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t प्लस 2 sin t cos t, ये बोलोगे। अच्छा, sin स्क्वायर थीटा cos थीटा 1 होता है और sin t cos t 1 हो गया, 2 × 1, यानी कि sin t प्लस cos t का होल स्क्वायर हमारे पास 3 आ गया, यानी कि sin t प्लस cos t की वैल्यू आ गई √3। तो ये हो गया 1/√3। ये इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3। ठीक है, जितनी देर में आप एंगल सोचोगे उतनी देर में सवाल सॉल्व हो जाएगा। अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 years, in how many years does the sum becomes 8 times of itself at the same rate of interest? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये जीपी को फॉलो करता है ना। कोई प्रिंसिपल है, मान लीजिए अगर वो 1 रुपए है तो वो डबल हो जा रहा है, यानी कि 2 रुपए हो जा रहा है, कितने साल में? 4 साल में। ठीक है, यानी कितने गुना हो गया? ये 2 गुना। तो ये अगले 4 साल में फिर से 2 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 4। अगले 4 साल में सेम टाइम में सेम मल्टीप्लाई होता चला जाता है, ये 8 गुना हो जाएगा। कितने साल लग जाएंगे? 4 4 8 4, तो 12 साल इस सवाल का उत्तर है। हम इसका डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि भाई हर 4 साल में दुगना हो रहा है, तो अगले 4 साल में फिर दुगना हो जाएगा, 2 का दुगना 4, फिर अगले 4 साल में फिर दुगना हो जाएगा, 4 का दुगना 8। तो 8 गुना होने में कितने साल लग गए भाई? 12। ठीक है, 12 हमारे पास इस सवाल का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 38, द chord length of a chord made on an arc of a circle is equal to the radius of circle. The length of arc is if the radius of the circle is 21 units. एक सर्कल हमने बनाया, इस सर्कल का सेंटर ये है, कॉर्ड मान लेते हैं ये है,
तो किसी आर्क पर बनी है कॉर्ड, मान लो ए भी आपकी आर्क है, आर्क यानी कि ये ए से लेके बी तक, इसी की आपको लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है भाई, पाई आर थीटा अपॉन 180, ठीक है ना। अब ये सेंटर है सर्कल का, तो ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 यूनिट्स। अब कह रहा है कि जो रेडियस है वो लेंथ ऑफ आर्क के बराबर है, तो ये 21, ये 21, ये भी 21, तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का हर एक एंगल क्या होता है भाई, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि रेडियस, थीटा यानी कि ये आर्क सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, तो कितना बना रही है आपको पता चल गया, 60 डिग्री बना रही है। अपॉन कितना हमारे पास 180, 6 × 18, 7 × 21, 3 से 3 गया, यानी लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, 22 यूनिट हो गई, ठीक है ना, 20 यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 सवाल का। क्वेश्चन नंबर 39, इन एन इलेक्शन 12% of the voters in the voter list did not cast their vote, whereas 84 voters cast their ballot paper blank, यानी वो 84 इनवैलिड हो गए। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, रामाज्ञा एंड श्रवण, दो ही कैंडिडेट थे। द विनर रामाज्ञा वॉज सपोर्टेड बाय 54% ऑफ द वोटर्स इन द लिस्ट। He got 1456 more votes than his rival. Shravan, find the total number of voters in the list. तो मान लेते हैं कि भाई वोटर लिस्ट में 100% नाम थे, जितने भी नाम थे वो 100% थे, ठीक है ना। इसके बाद 12% लोग वोट डालने आए ही नहीं, यानी वोटिंग कितने की हुई भाई, 88% की। इसके बाद होती है काउंटिंग। काउंटिंग में पता चला कि 84 लोगों ने अपना बैलेट पेपर क्या किया, ब्लैंक किया, यानी ये हो गए हमारे पास इनवैलिड। कितने वोट इनवैलिड हैं, 84। फिर इसके बाद आता है वैलिड। वैलिड कैसे निकालते हैं, वोटिंग में से इनवैलिड को हटा देते हैं, यानी 88% माइनस 84 क्या है आपके वैलिड वोट्स हैं। अब हार या जीत इन्हीं वोट में से होगी। दो लोग हैं, एक तो रामाज्ञा है और एक श्रवण है। कह रहा है कि देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, रामाज्ञा एंड श्रवण। द विनर रामाज्ञा was supported by 54% of the all 54% of all the voters in the list। तो रामाज्ञा को वोटर लिस्ट का 54%, यानी कि 54% वोट इसके पास है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग वोट डालने नहीं आए वो वोट भी रामाज्ञा को मिल गए। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि रामाज्ञा को जितने भी वोट मिले होंगे, अगर मैं वोटर लिस्ट के रिस्पेक्ट में वो परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा तो 54% आएगा, ठीक है ना। अच्छा, हार या जीत बैलेट वोट में से होगी, इसमें से जीतने वाले के पास 54% वोट है तो हारने वाले के पास यानी श्रवण के पास कितने होंगे, 88% माइनस 84 में से जीतने वाले के वोट घटा दो, 54%। परसेंट में से परसेंट हट जाएगा, 88 में से 54 गया, कितना बचा, 34% माइनस 84। इतने वोट मिले हैं किसको, श्रवण को, ठीक है ना। और वो कितने वोट से चुनाव जीत गया भाई, 1456। ये क्या है, ये रामाज्ञा और श्रवण के वोट का डिफरेंस है। मेरे हिसाब से आप डिफरेंस देखोगे तो कितना डिफरेंस है, 54% माइनस, obvious सी बात है रामाज्ञा को ज्यादा वोट मिले होंगे तभी तो वो जीता है, तो रामाज्ञा के वोट में से हम श्रवण के वोट घटा देते हैं। तो 34 घटाएंगे 54 में से 20 बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 84, ठीक है ना। तो यहां से आ गया कि भी 20% प्लस 84 बराबर कितना, 1456। तो 20% वोट किसके बराबर हो गया भाई, इसमें से 84 घटा दो आप, 1456 में से 84 घटा दो, ये 2, 15 में से 8 गया 7, 1372। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट, 100% की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो 1372 बटे में 20 इंटू 100, सॉल्व कर लो इसको, 20 × 5 = 100,
ये 5 दूनी 10, 35 और 1 36, 65 और 3 68, तो 6860 टोटल नंबर ऑफ वोटर्स लिस्ट में थे, 6860। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द वैल्यू ऑफ दिस, फिर बॉड मास आ गया। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 3 9 और 2 11, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 को लिख देते हैं 5/11 इंटू 1/4। इसको जरा सॉल्व करो तो ये कितना हो गया हमारे पास, 5 एकम 5, 5 में 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 3/5, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 प्लस 15/3 है ना। ये 5 ऊपर पहुंच गया, 5 थी 15 और ये 3, 3 एकम 3, 15 और 3 18, 18/3 है ना, यानी कि 6 आ रहा है। देखो अगर इसको हम फिर से सॉल्व करें तो यहां पर एलसीएम 5 हो गया, 5 माइनस 2 यानी 3/5, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 प्लस 3/3/5, ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 प्लस 5 6 ही तो आ रहा है, इंटू 6, ठीक है। 11 से 11 गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5/2 हमारे पास सवाल का उत्तर है, 5/2 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41, a hemispherical bowl is 88 centimeter round the brim, assuming it to be full, how many persons may be served from it in hemispherical glass 7 centimeter in diameter at the top। एक हेमीस्फेरिकल बाउल है जो कि 88 सेंटीमीटर राउंड है, कहां पर, ब्रिम पे। ब्रिम यानी कि ये है ना, ये है ब्रिम, ये यानी 88 क्या हो गया, सरकमफरेंस, 2 पाई आर बराबर 88, 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी रेडियस कितनी होगी इसकी, हेमीस्फेयर की, इस बाउल की, हेमीस्फेरिकल बाउल की रेडियस होगी 14। अब ये पूरा भरा हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, यानी डालना है कितने ग्लासेस में। कह रहा है कि हेमीस्फेरिकल ग्लासेस है हमारे पास, तो वो कितने ग्लासेस में ये जा सकता है। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो, 2/3 पाई r³ यानी कि 14 इंटू 14 इंटू 14, ये n इंटू छोटे छोटे जितने भी हैं वो n मान लिए मैंने, और एक का वॉल्यूम कितना हो गया, 2/3 पाई, डायामीटर 7 है, रेडियस होगी 7/2, 7/2 इंटू 7/2, 2/3 पाई से 2/3 पाई तो कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 है ना, और 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3, यानी कि n बराबर आ गया 2 की पावर 6, यानी n कितना हो गया, 64। ठीक है, तो कितने ग्लासेस में आ सकता है, 64 ग्लासेस में आ सकता है, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 42 एलजेब्रा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स -1, एक्स वाई जेड माइनस का 1 है, x³ y³ z³ हमसे पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। इसके 3 फॉर्म होते हैं, उसमें से एक फॉर्म जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर लिखें तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इससे सारी वैल्यू रख लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। एक्स वाई जेड कितना है, माइनस का 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना है, माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3, तो 3 और 1 4, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, यानी x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर कितना आ गया, 1। एक इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43, रेफर द बिलो डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है,
पार्टनर्स और प्रेजेंट परसेंटेज शेयर, परसेंटेज है शेयर का, परसेंटेज 10, 5, 15, 15, 30 है ना, 60, 40, 100, टोटल 100% शेयर का डिवीजन दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोगों में ना। इफ द कंपनी हैज इश्यूड 8 लाख शेयर्स between its 6 partners, if Verma offer to sell 10,000 of his share to Pandey, then how many shares will Pandey have? पांडे के पास अभी कितने, अभी 5%, 8 लाख का 5% हो गया कितना, 8 पंजे 40, यानी 40,000 शेयर उसके पास अभी है। और 10,000 शेयर उसको अगर वर्मा और दे देगा तो उसके पास टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, एकदम आसान, 50,000 शेयर हो जाएंगे उसके पास। ठीक है, एकदम आसान सवाल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, इफ 6 sec 6a is equal to cosec a minus 29 where 2a is an acute angle then the measure of angle a। तो अगर sec थीटा कोसेक थीटा या कोसेक अल्फा के बराबर है तो ये तभी होगा जब ये दोनों कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, है ना, यानी कि दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो, यानी 6a प्लस a माइनस 29 बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 7a इज इक्वल टू कितना, 119, तो a बराबर 17 डिग्री। 2a भी एक्यूट है, 17 दूनी 34 एक्यूट आ रहा है, ठीक है ना। तो सेक थीटा अगर कोसेक अल्फा के बराबर है तो वो तभी होगा जब थीटा और अल्फा कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, ठीक है ना। 17 डिग्री ए का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, इन ट्राइंगल ABC P is a point on AB such that PB is to AP is equal to 3:4 and PQ is parallel to AC if AR and QS are perpendicular to PC and QS is equal to 9 centimeter, what is the length of AR? तो ये ज्योमेट्री का सवाल है। एक ट्राइंगल बनाते हैं सुंदर सा, ठीक है। तो ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है। P इज अ पॉइंट ऑन ए बी पर कोई पॉइंट P है, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट P है, ठीक है ना, सच दैट PB इज टू AP 3:4, तो ये 3 है और ये 4 है, 3:4 का अनुपात है, यानी ये टोटल कितना हो गया, 7, ठीक है ना। AB की लेंथ कितनी होगी, 7 हो गई। PQ इज पैरेलल टू AC, AC के पैरेलल PQ है, मान लो ये PQ इज पैरेलल टू AC। तो अगर साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है ना, तो वो सामने वाली साइड को भी सेम रेशो में मारती है। चलो आगे देखते हैं ना। इफ AR एंड QS आर परपेंडिकुलर टू PC, PC कहां है भाई, PC को बनाओ पहले, P को C से मिला दो, PC हो गया। AR एंड QS, तो ये S हो गया, ये R हो गया। AR एंड QS आर परपेंडिकुलर, एक काम करते हैं थोड़ा सा, यहां से परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है। चलिए, QS इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये 9 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AR, AR की लेंथ आपको बतानी है, ठीक है ना। देखो अगर हम सबसे पहले देखें कि PQ AC के पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू AC, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया, है ना। ये पूरा यहां से यहां तक,
तो बचा हुआ ये एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल पी बी क्यू, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। कौन सी प्रॉपर्टी से? डबल ए से, दो एंगल बराबर या तीनों एंगल बराबर ट्रिपल ए। तो यहां पर अगर हम साइड का रेशियो देखें तो जो रेशियो पी बी और ए बी का है वही रेशियो पी क्यू और ए सी का हो जाएगा। पी बी कितना हमारे पास है भाई? 3 है। ए बी कितना है? 7 है। तो वही रेशियो पी बी और ए सी का हो जाएगा। बिल्कुल सर, यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। आप चाहो तो ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ठीक है ना। लेंथ बराबर नहीं है, रेशियो बराबर है, ध्यान रखिएगा। अब आप देखो जरा ध्यान से, हमें ए आर चाहिए, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इनको मिटा दिया मैंने। अब देखो जरा ध्यान से आप, ठीक है। अब दो छोटे छोटे ट्राइंगल देखो, एक देखो आप पी क्यू एस और एक देखो आप ए आर सी, देख रहे हैं? ये पी क्यू एस ए आर सी। अच्छा, ये पी क्यू और ए सी आपकी पैरेलल हैं, इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा ना, हो जाएगा भाई। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से काटे, जेड बन गया ना, तो एक कोने वाले एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। अच्छा, ये एंगल 90 है तो इसमें भी एंगल 90 है। ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये 90, ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। यानी ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी लगा दो। हमें क्या चाहिए? ए आर। कब आएगा? जब इसमें थीटा के सामने लिखेंगे तो ए आर मिलेगा। इसमें थीटा के सामने कितना है? 9 है। इज इक्वल टू, इसमें 90 के सामने कितना है? 7 है। और इसमें 90 के सामने कितना है? 3। 3 से 3 मार गया, 7 से 21, यानी ए आर की लेंथ कितनी आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर। बढ़िया सवाल था, ठीक है। 21 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, the fourth proportional to 4 comma a 16a is 81, what is the value of a? तो अगर ये प्रपोर्शन में है 4a 16a और 81, तो क्या होगा? जो रेशियो 4 और a का होगा वही 16a अपॉन 16a और 81 का होगा। 4 से 4 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन 4। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 9/2। एकदम आसान। क्वेश्चन नंबर 47, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 25% वोटर्स डिड नॉट 25% of the votes were invalid. If the total number of voters was 15,000, then find the number of valid votes that the other candidate get. तो टोटल वोट थे 15,000, ठीक है। और हमें ये नहीं दिया कि कितने लोग वोट डालने नहीं आए, यानी कि सारे के सारे 15,000 के 15,000 लोग वोट डालने आए। 25% जो था वो इनवैलिड था, तो 15,000 की वोटिंग हुई थी, इसका 25%, 25% यानी कि 1/4। 1/4 इनवैलिड है, तो वैलिड कितना हो गया? 3/4। इतने वोट क्या है? वैलिड हैं। अब इसी वैलिड वोट का एक को मिला 60%, दूसरे को मिला होगा 40%, है ना। कह रहे देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। वन गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो अगर एक को 60% मिला, दूसरे को 40% मिला होगा। 40% यानी 2/5, ठीक है ना। ये आंसर है हमारा। 2 से गया 2 बार, 5 थी 15, ठीक है। 3 से 1500 बार, 15 इंटू 3 45, तो 4500 हमारे सवाल का उत्तर, ठीक है। दूसरे व्यक्ति को मिला होगा 4500 वोट। अगला क्वेश्चन नंबर 48, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग द साइड बीसी एट डी। इफ BD is equal to 5, BC is equal to 7.5, then AB is to AC is। तो एक ट्राइंगल हमारे पास है ABC,
ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर AD है। जो साइड BC को D पर मिलता है, BD बराबर 5 है, BC बराबर 7.5 है। तो अगर ये पूरा 7.5, ये 5, तो ये 2.5। अब हम सभी जानते हैं कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो बाकी साइड्स को उसी रेशो में बांटता है जिस रेशो में इसने BC को बांटा है, यानी कि जो रेशियो AB और AC का होगा वही रेशियो BD और CD का होगा। ठीक है, तो AB और AC का रेशियो पूछा था भाई, तो AB AC का रेशियो भाई होगा तो BD CD का होगा, यानी 5/2.5, 2.5 दूनी 5, यानी कि रेशियो कितना आएगा 2/2। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 49, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:7। If 11 is subtracted from each, the ratio between the number becomes 7:20. Find the smaller number. तो दो नंबर थे हमारे पास, A और B मान लेते हैं, इनका रेशियो 3:7 था। दोनों में से 11 घटाया तो रेशियो कितना हो गया, 7:20 हो गया। इसमें आप क्रिस क्रॉस मेथड लगा सकते हो, लेकिन और ज्यादा आसान क्या होगा कि भाई दोनों में से आपने 11 घटाया, यानी कि पहले जितना नंबर था और अब जितना नंबर था, दोनों का अंतर क्या है, 11 है, यानी कि दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां पर डिफरेंस कितने का है, देखो भाई 4 का, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 13 का। ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस इक्वल कैसे किया जाता है, डिफरेंस इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस इक्वल कैसे किया जाता है, देखो इनका अंतर कितने का है, 4 का, इनका अंतर कितने का है, 13 का। इस 13 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दो, इस 4 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दो, ये अपने आप डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। देखो 13 × 3 = 39, 7 × 4 = 28, 13 × 7 = 91, 20 × 4 = 80। देखो आप ध्यान से, 39 और 28 डिफरेंस कितने का, 11 का। 91, 80 डिफरेंस कितने का, 11 का। यानी कि पहले दो नंबर 39 और 91 थे, फिर दोनों को 11 कम कर दिया। इस 11 की वैल्यू कितनी है, 11 है, 11 की वैल्यू 11 है ना। तो स्मॉलर नंबर 39 की वैल्यू 39 होगी। ये हमारा आंसर है, सवाल खत्म। ठीक है ना, नहीं तो आप क्रिस क्रॉस मेथड भी लगा सकते हो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, ए कार कवर्स 20 किलोमीटर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, 25 kilometer in second quarter of that hour, and 15 kilometer in the third quarter. The average speed of the car over the entire journey. तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी भी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 + 25 + 15 अपॉन टोटल टाइम। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी कि 15 मिनट, सेकेंड क्वार्टर 15 मिनट, थर्ड क्वार्टर 15 मिनट। 25 15 40 20 60 बटे 45 मिनट है, इसको आवर्स में चेंज कर लो। 15 × 45, 15 × 4 = 60, 20 × 30 60, 20 × 4 = 80, 80 किलोमीटर पर आवर क्या होगी आपकी एवरेज स्पीड। इस सवाल का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर। तो ये थे CPO SI के 27 जून के शिफ्ट 1 के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें अरिथमेटिक भी आता है, एडवांस भी आता है, DI भी आता है। ठीक है ना, नेक्स्ट शिफ्ट के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करो। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।